नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम तस्लीमा नसरीन के प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या था इस उपन्यास में जो इसे विवादास्पद बनाता है। लज्जा बांग्लादेश की बहुचर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन का 5वां उपन्यास है। यही वो उत्तेजक कृति है जिसके लिए लेखिका को बांग्लादेश की कट्टरवादी सांप्रदायिक ताकतों से सजाए मौत की घोषणा मिली थी। ये उपन्यास बहुत ही शक्तिशाली ढंग से बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सांप्रदायिकता पर प्रहार करता है और उस नरक का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है इस नॉवेल में, जो कि एक लंबे अरसे से बांग्लादेशी हिंदुओं की नियति बन चुका है। अभी तक पुस्तक में आगे हमने ये प्रसंग सुना था। सुधामा दत्त उस मकान को बेचने के लिए बाध्य हो गए थे। जब माया 6 वर्ष की थी तब एक दिन स्कूल से घर लौटते समय कुछ अजनबियों से उठाकर ले गए थे। शहर में काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला था। वह किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई थी, जान पहचान वालों के घर भी नहीं गई। वो एक टेंशन की घड़ी थी। सुधामा ने अनुमान लगाया कि एडवर्ड स्कूल के गेट के सामने कुछ लड़के पॉकेट में छुरा लिए हुए अड्डेबाजी करते थे। वे ही माया को उठा ले गए होंगे। 2 दिनों के बाद माया खुद ब खुद घर आ गई थी। अकेले उस समय वो कुछ भी नहीं बता पाई थी कि वह कहाँ से आ रही है, कौन लोग उसे पकड़ कर ले गए थे। पूरे 2 महीने तक माया असामान्य आचरण करती रही। नींद में भी चौंक जाती थी, आदमी देखते ही डर जाती थी। रात भर घर पर पथराव होने लगा। बेनामी चिट्ठियां आने लगी। वे माया का अपहरण करेंगे, जिंदा रहने के लिए रुपया देना होगा। सुधामा दत्त शिकायत दर्ज करने के लिए थाना भी गए थे। थाने में पुलिस ने खाली नाम, पता आदि लिख लिया था। बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं। वे लड़के घर में घुसकर बगीचे से फल तोड़ लेते थे, सब्जी बागान को पैरों से कुचल देते थे। इतना ही नहीं, फूलों को भी नष्ट कर देते थे। कोई कुछ बोल नहीं सकता था। मोहल्ले के लोगों के सामने भी इसी समस्या को रखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कहना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यही सिलसिला चलता रहा। अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर सुरंजन ने समस्या को सुलझाना चाहा था। शायद समाधान भी किया जा सकता था, लेकिन सुधामा ने नहीं माना। उन्होंने निर्णय ले ही लिया कि मेमन सिंह से तबादला करा लेंगे, घर बेच देंगे। घर बेचने का एक और भी कारण था। इस घर को लेकर लंबे समय से मुकदमा चल रहा था। उनके पड़ोसी शौकत अली जाली दलील दिखाकर घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसे रोकने के लिए लंबे समय से कोर्ट कचहरी की भागदौड़ करते करते सुधामा अब आजिज हो गए थे। सुधामा घर बेचने के पक्ष में नहीं थे। वह उस समय कॉलेज में पढ़ने वाले गर्म खून के युवक थे। छात्र संघ से कॉलेज संसद के निर्वाचन में खड़ा होकर जीता जाता है। वह अगर चाहे तो उन बदमाशों को सीधा कर सकता है, लेकिन सुधामा दत्त घर बेचने के लिए उद्विग्न हो गए थे और वो इस शहर में नहीं रहेंगे, ढाका चले जाएंगे। इस शहर में उनकी डॉक्टरी भी ठीक से नहीं चल रही थी। स्वदेशी बाजार में फार्मेसी में शाम को बैठते थे। रोगी नहीं आते, 2-4 अगर आते भी तो हिंदू दरिद्र, इतने दरिद्र कि उनसे पैसे लेने की उनकी इच्छा भी नहीं होती थी। सुधामा की उद्विग्नता को देखकर सुरंजन ने भी जिद नहीं की। अब भी उसे 2 बीघा जमीन पर बने अपने विशाल मकान की याद आती है। उस वक्त 10 लाख रुपए के मकान को सुधामा ने मात्र 2 लाख में रईसुद्दीन साहब के हाथों बेच दिया। फिर किरणमयी से बोले, चलो चलो सामान बांधकर तैयार हो जाओ। दहाड़े मार कर किरणमयी रोई थी। सुरंजन को यकीन नहीं आ रहा था कि सचमुच वे लोग यहाँ से जा रहे हैं। जन्म से जाना पहचाना घर द्वार छोड़कर, शैशव के क्रीड़ा स्थल को छोड़कर, यार दोस्तों को छोड़कर जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। जिस माया के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहे थे, वही माया गर्दन हिला हिला कर कह रही थी, मैं सूफिया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सूफिया उसकी बचपन की सहेली थी। पास में ही उसका घर था। शाम को आंगन में बैठकर दोनों बुड्ढे बुढ़ियों का खेल खेलती थी। वह भी माया में जकड़ गई थी, मगर सुधामा ने किसी की नहीं सुनी। यद्यपि उनका संबंध मां से ज्यादा था। उन्होंने कहा, जिंदगी के अब दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। अंतिम दिनों में बाल बच्चों को लेकर जरा निश्चित जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या निश्चित जीवन बिताना कहीं संभव भी है?
सुरंजन को मालूम है यह संभव नहीं। जिस ढाका में आकर सुदामे निश्चित हो गए थे, उसी ढाका में एक स्वतंत्र देश की राजधानी में सुदामे को धोती छोड़कर पजामा पहनना पड़ रहा था। सुरंजन को अपने पिता के दर्द का एहसास हो रहा था। वे जुबान से कुछ नहीं कहते थे, फिर भी उनकी आहें दीवारों से टकराती रहती थी। सुरंजन यह सब कुछ समझ रहे थे। उनके सामने एक दीवार थी। वो लाख कोशिश करने के बावजूद उस दीवार का अतिक्रमण नहीं कर पाए, न सुदामे और न ही सुरंजन। सुरंजन बरामदे की धूप की तरफ एकटक देखता रहा। अचानक दूर से आने वाली एक जुलूस की आवाज से वे सजग हो गए। जुलूस के सामने आने पर सुरंजन उस जुलूस में लगाए जा रहे नारे को समझने की कोशिश करने लगा। सुदामे और किरणमयी ने भी कान लगाए हुए थे। सुरंजन ने देखा कि किरणमयी ने उठकर खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करने के बावजूद जब जुलूस घर के सामने से गुजर रहा था, उसका नारा स्पष्ट सुनाई दे रहा था, 1-2 हिंदू धरो, सुबह शाम नाश्ता करो। सुरंजन ने देखा सुदामे कांप गए। किरणमयी बंद खिड़की की तरफ पीठ करके स्थिर खड़ी हो गई थी। सुरंजन को याद आया कि 90 के दशक में भी इन लोगों ने यही नारे लगाए थे। वे हिंदुओं का नाश्ता करना चाहते हैं, मतलब कि निगल जाना चाहते हैं। इस वक्त वे सुरंजन को अगर पा जाएं तो चबा जाएं। वे कौन हैं? मोहल्ले के लड़के ही तो हैं। जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर, अबेदिन, यही लोग तो हैं। ये दोस्तों की तरह, छोटे भाइयों की तरह सुबह शाम बातें करते हैं, मोहल्ले की समस्या को लेकर बातचीत करते हैं, सब मिलकर समाधान भी करते हैं। यही लोग अब 7 दिसंबर को जाड़े की सुहानी सुबह में सुरंजन का नाश्ता करेंगे। सुदामे ढाका आकर तांती बाजार में ठहरे हुए थे। वहां उनके ममेरे भाई असीत रंजन का घर था। उन्होंने ही उनके लिए एक छोटा सा किराए का मकान खोज दिया था। असीत ने कहा, सुदामे तुम रईसजादे हो, किराए के घर में रह पाओगे? सुदामे ने जवाब दिया, क्यों नहीं रह सकूंगा, और लोग भी तो रहते हैं, लेकिन तुमने तो जन्म से ही दरिद्रता नहीं भोगी, फिर अपना घर बेचा ही क्यों? माया तो बच्ची है, कोई जवान लड़की तो है नहीं जो ऐसी वैसी कोई भी घटना घटेगी। हमने उत्पल को कलकत्ता भेज दिया क्योंकि वह तो कॉलेज नहीं जा पा रही थी। मोहल्ले के लड़के धमकी देते थे कि उसे उठा कर ले जाएंगे। उसी डर से मैंने उसे भेज दिया। अभी तिलजला कलकत्ता का एक मोहल्ला उसके मामा के घर में है। लड़की जवान होने पर बहुत चिंता होती है भैया। सुदामे असीत रंजन की बातों को अनसुना नहीं कर पाए। हाँ, दुश्चिंता तो होती ही है। वे सोचना चाहते हैं कि मुसलमान लड़की के बड़े होने पर भी तो दुश्चिंता होती होगी। सुदामे की एक छात्रा को भी तो एक बार कई युवकों ने रास्ते में पटक कर साड़ी खोल दी थी। वह लड़की तो हिंदू नहीं थी, मुसलमान ही थी। वे लड़के भी तो मुसलमान ही थे। सुदामे खुद को संतावना देते हुए बोले, दरअसल हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, दुर्बल लोगों पर मौका पाते ही सबल व्यक्ति अत्याचार करेगा। नारी दुर्बल है, इसलिए सबल पुरुषों ने उस पर अत्याचार किए हैं। असीत रंजन ने भी अपनी दोनों लड़कियों को कलकत्ता भेज दिया है। रुपया पैसा भी ठीक ही कमाते हैं। इस्लामपुर में सोने की दुकान है, अपना 2 मंजिला पुराना घर है। इसे ठीक ठाक भी नहीं किया, न ही नया मकान बनाने की कोई इच्छा है। सुदामे से एक दिन उन्होंने कहा, भैया रुपया पैसा खर्च मत करो, जमा करो, हो सके तो घर बेचने का पैसा वहाँ मेरे रिश्तेदार के पास भेज दो, वे जमीन जायदाद खरीद कर रखेंगे। सुदामे ने पूछा, वहाँ मतलब? असीत रंजन ने धीमी आवाज में कहा, कलकत्ता में, मैंने तो खरीदा है। सुदामे ने ऊंची आवाज में कहा, तुम कमाओगे यहाँ और खर्च करोगे उस देश में, तुम्हें तो देशद्रोही कहा जा सकता है। असीत रंजन सुदामे की बात सुनकर हैरान हो जाते थे। वे सोचते थे किसी हिंदू को उन्होंने ऐसा कहते नहीं सुना, बल्कि उन्हीं की तरह वे लोग भी रुपया पैसा यहाँ खर्च ना करके जमा करने के पक्ष में हैं, क्योंकि कब क्या होगा कौन कह सकता है। यहाँ जमकर बैठेंगे
और कब कौन आकर जड़ से उखाड़ फेंकेगा। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।